आज का ये केस जितना खौफनाक है उतना ही रहस्यमयी है। जापान की जनता के मन में आज भी ये घटना ताज़ा है। यह है जापान का सबसे बड़ा अनसुलझा अपराध, द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस, द ग्लिको मोरिनारा केस ऑफ 1984। शुरुआत एक अपहरण से हुआ था। 1984 में जापान के सबसे नामचीन खाने पीने का सामान का कंपनी इजाकी ग्लिको के कात्सुहिसा इजाकी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये साल उनकी कंपनी में तूफान लाने वाला है। 18 मार्च 1984 के शाम इजाकी अपने परिवार के साथ निशिनोमिया में अपने घर में थे। अचानक कुछ नकाबपोश आदमी घर में घुसते हैं, इजाकी की पत्नी और बेटे को बांध देते हैं। घर में आवाज सुनकर इजाकी अपने 2 बच्चों के साथ बाथरूम में छुप जाते हैं, लेकिन नकाबपोश उन्हें बाथरूम से खींचकर बाहर लाते हैं। अपहरणकर्ता इजाकी को निशिनोमिया से करीब 30 किलोमीटर दूर और ओसाका से करीब 20 मील दूर इराबाकी के एक गोदाम में ले आते हैं। अपहरणकर्ताओं ने इजाकी के लिए 100 किलोग्राम सोने की ईंटें या 1 अरब नगद की फिरौती मांगी। 1 अरब येन करीब 64 करोड़ रुपए होते हैं। अपहरण के 3 दिन बाद पुलिस के कुछ हरकत करने से पहले ही इजाकी अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बच निकलते हैं। इजाकी पुलिस और मीडिया को बताते हैं कि उनको अपहरणकर्ताओं ने निगरानी में नहीं रखा था और मौका देखकर वो अपने हाथ पैर में बंधे हुए रस्सियों को खोलकर वहां से भाग आए। इतने बड़े घटना के बाद इजाकी की जिंदगी सामान्य नहीं हुआ। वास्तव में चीजें बस अजीब होती गई। ग्लिको के मालिक के लौटने के तुरंत बाद खत आने शुरू हुए। अपहरणकर्ता ग्लिको, पुलिस और अन्य कंपनियों और न्यूज़पेपर्स के नाम खत लिखने लगे। खत में लिखा था, मूर्ख पुलिस के लिए, क्या तुम लोग बेवकूफ हो? इतने लोग मिलके भी हमें नहीं पकड़ पाए। हमारे ग्रुप में कोई भी ग्लिको या पुलिस से जुड़ा हुआ नहीं है। यह अपहरण अंदर का काम नहीं है। अपहरण के लिए हमने ग्रे कलर की कार इस्तेमाल की थी और हमने खाना डेली सुपरमार्केट से खरीदा था। खरीदने के बाद भी अगर तुम लोग हमें नहीं पकड़ पाए तो लानत है तुम लोगों पर। साइंड, अ मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। इस खत के साथ ही ग्लिको का बुरा समय भी शुरू हुआ। ग्लिको कंपनी के पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को आग लगाकर जला दिया गया। इसके बाद कंपनी में एक गुमनाम फोन आता है और कहा जाता है कि अगर 1.3 मिलियन डॉलर यानी करीब 9 करोड़ 78 लाख रुपए दिए तो उत्पीड़न बंद हो जाएगा। मॉन्स्टर विद 21 फेसेस ने इस फिरौती को उन तक पहुंचाने के लिए एक लड़के को भेजा था। जब पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार किया तो पता चला कि उस लड़के को सिर्फ फिरौती का पैसा कलेक्ट करने के लिए ही अपहरण किया गया था। लड़के का दोस्त ने उसका अपहरण होते हुए देखा था और पुलिस को रिपोर्ट की थी। पुलिस बेवकूफों की तरह हाथ मलती रह गई और मॉन्स्टर विद 21 फेसेस 1984 में अपना असली राक्षसीपन दिखाना शुरू कर दिया था। न्यूज चैनल को और न्यूज़पेपर्स को एक खत आया। उसमें लिखा था कि ग्लिको के मिठाइयां और बिस्कुटों में मॉन्स्टर ने पोटेशियम साइनाइड मिलाया है और दुकानों में आम कैंडियों के बीच उसे रखा गया है। दुकानें और सुपरमार्केट्स ने ग्लिको के सामानों को अपने शेल्फों से तुरंत हटा दिया और जांच शुरू हुई। लोगों में खौफ बैठ गया था। जांच के बाद ग्लिको के कोई भी कैंडी या अन्य सामान में कोई भी तरीके का जहर नहीं पाया गया, लेकिन ग्लिको को उस साल के जुलाई महीने तक भारी नुकसान उठाना पड़ा। 21 मिलियन डॉलर यानी करीब 158 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ और 1000 से ज्यादा ग्लिको कंपनी के वर्कर्स को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ग्लिको की इस बर्बादी से शायद मॉन्स्टर खुश हुआ था। 26 जून 1984 को ग्लिको के संघर्ष को पूर्ण विराम देते हुए एक खत आया। खत में लिखा था, पूरे जापान में हमारे फैंस के नाम, हम खुश हैं। ग्लिको के मालिक काफी समय से अपना सर झुकाकर घूम रहे हैं। अब हम उन्हें माफ करना चाहते हैं ताकि ग्लिको के प्रोडक्ट फिर से सुपरमार्केट्स में बिकने लगे। जापान की गर्मी हमें सहन नहीं हो रहा है। हमारा काम यहाँ खत्म हुआ और अब हम यूरोप, जिनेवा, पेरिस या लंदन, इनमें से कोई जगह जाना चाहते हैं। पुलिस ने अच्छा काम किया है, लेकिन हमें तो शेरलॉक होम्स भी नहीं पकड़ पाएगा। अगले साल जनवरी में मिलते हैं। मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। इस खत के बाद सचमुच ग्लिको कंपनी के साथ कोई भी अहित घटना नहीं घटी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि बाकी दुनिया के साथ बुरा नहीं होगा। दिलचस्प तरीके से मॉन्स्टर विद 21 फेसेस फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मॉन्स्टर ने प्रसिद्ध खानपीन उत्पादन कंपनियों को अपना निशाना बनाया, वो भी 6 कंपनियों को। पहले तो मारुदय फूड कंपनी के साथ मॉन्स्टर का राक्षसी खेल शुरू हुआ। ग्लिको के विपरीत मारुदय ने मॉन्स्टर को ये सब रोकने के बदले पैसे देने को राजी हो गई। पैसा लेकर कंपनी के वर्कर के बदले एक अंडरकवर पुलिस को भेजा गया। 28 जून 1984 को मारुदय के कर्मचारी के बेस में छुपा पुलिस ऑफिसर 50 मिलियन येन यानी 3 करोड़ 24 लाख रुपए लेकर ओसाका से क्योतो जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। पैसे को रेलवे ट्रैक में लगी सफेद झंडे के पास फेंकने को कहा गया था। ट्रेन में बैठा पुलिस जो मारुदय के कर्मचारी के बेस में छुपा था, उसे एक संदिग्ध आदमी घूरते हुए दिखता है। वो संदिग्ध दिखने में ताकतवर, छोटे घुंघराले बाल और चश्मा पहना हुआ था। सबसे खास तो उसके आंखें लोमड़ी जैसे थे। उसे आगे जांच में फॉक्साइड मैन कहा गया। जैसे ही फॉक्साइड मैन को देखा कि पुलिस ऑफिसर को उस पर शक हो गया है, वो तुरंत एक स्टेशन पर उतर जाता है और गायब हो जाता है। अगला शिकार था मोरिनागा कंपनी। मॉन्स्टर मोरिनागा को भी धमकी भरे खत लिखता है। वो अपने खत में 3 करोड़ रुपए मांगता है, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहने को कहता है। मोरिनागा कंपनी मॉन्स्टर के धमकियों के सामने झुकने से इनकार करता है और इसके बाद कई न्यूज चैनल्स को 8 अक्टूबर 1984 को खत आता है। लिखा था, जापान के सारे माओ के नाम, मोरिनागा कंपनी के कैंडी और मिठाइयों में हमने जहर मिलाई है। हमने मिठाई के पैकेटों के चेतावनी भी लिखी है। हकाटा से टोक्यो के बीच दुकानों में ऐसे 20 पैकेट रखे हुए हैं।
ये धमकी बिल्कुल ग्लिको जैसा था, लेकिन इस बार धमकी खाली नहीं था। सुपरमार्केट्स और दुकानें और अन्य जगहों से तेजी से मोरिनागा के प्रोडक्ट्स हटाए गए। इन प्रोडक्ट्स के कुछ बॉक्सेस के ऊपर एक टाइपराइटर से लिखी हुई लेबल लगा हुआ था, जिसमें लिखा था कि इसमें जहर है, अगर इसे खाओगे तो मरोगे, मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। इन बॉक्सेस में सचमुच पोटेशियम साइनाइड पाया गया। अक्टूबर 1984 से फरवरी 1985 के बीच ऐसे 21 बॉक्स मरम्मत किए गए। आगे जो खत आया उसमें मॉन्स्टर ने कहा कि वो और पैकेट्स में जहर डालेगा, लेकिन इस बार लेबल के बिना। 7 अक्टूबर को ओसाका के एक दुकान के सिक्योरिटी फुटेज में एक आदमी दुकान के शेल्फों में कुछ सामान रखते हुए दिखता है। फुटेज का क्वालिटी बहुत खराब था। उस आदमी ने योमियोरी जेंट्स का बेसबॉल कैप और चश्मे पहने थे और उसके घुंघराले बाल थे। इस फुटेज को नेशनल टीवी में दिखाया गया और उसे वीडियो मैन कहा गया, जो कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा। नवंबर 1984 को मॉन्स्टर विद 21 फेसेस ने हाउसफूड कॉर्पोरेशन को अपना निशाना बनाया और उससे करीब 1 करोड़ रुपए मांगे। मॉन्स्टर ने पैसे को ओट्सू के नजदीक मेशिन एक्सप्रेसवे में एक सफेद कपड़े में ढका कैन में रखने को कहा। इस बार भी अंडरकवर पुलिस को पैसे लेकर भेजा गया। सफेद कपड़ा तो मिला लेकिन कैन नहीं, तो इससे ऑपरेशन को भी रोकना पड़ा। मॉन्स्टर ने फूड कंपनियों को अपना निशाना बनाना 1985 तक जारी रखा, लेकिन कभी कोई संदिग्ध पकड़ा नहीं गया। अगस्त 1985 में जापान के शिगा पुलिस सुपरिटेंडेंट शोजी यामाहातो ने इन सब से तंग आकर शर्म से अपने आप को आग लगाकर खुदकुशी कर लेते हैं। इसके कुछ समय बाद मॉन्स्टर की एक आखिरी चिट्ठी आई। लिखा था, शिगा सुपरिटेंडेंट ने खुदकुशी की, कितना बेवकूफ है वो। हमारे जैसे लोगों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। दुनिया में ऐसे बहुत लोग होंगे जो हमें कॉपी करना चाहेंगे। सुपरिटेंडेंट के मौत पर हमें दुख है। हम फूड कंपनियों को आगे से यातनाएं नहीं देंगे। अगर इसके बाद भी कोई फूड कंपनियों को धमकाता है तो वो हम नहीं, हमें नकल करने वाले कोई और लोग हैं। मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। इस कथ के बाद फिर कभी मॉन्स्टर नहीं दिखा, ना ही फॉक्साइडमैन, ना ही वीडियोमैन। ये केस आज भी अनसुलझा है। इस पूरे ड्रामे में कुछ बात अजीब है, जैसे अगर मॉन्स्टर ग्लिको के मालिक का अपहरण करके फिरौती चाहता था तो उन्हें इतनी आसानी से भागने का मौका क्यों दिया? फूड कंपनियों से पैसे मांगे लेकिन सचमुच में उन्हें लेने के लिए क्यों नहीं आया? जब कुछ प्रोडक्ट्स में साइनाइड डाला तो उसके ऊपर चेतावनी लिखा लेबल क्यों लगाया? मॉन्स्टर विद 21 फेसेस का नाम को एक किताब द फेंड विद 20 फेसेस से लिए जाने का अनुमान है। उस किताब में ऐसे मास्टरमाइंड अपराधी को आम पुलिस नहीं पकड़ पाते, उसे एक अव्वल दर्जे का डिटेक्टिव पकड़ पाता है। क्या मॉन्स्टर सचमुच पुलिस के मजे ले रहा था, या उस किताब की काल्पनिक दुनिया को असलियत में जीने का एक भयानक शौक पूरा कर रहा था? उसका जो भी इरादा हो, 1.5 साल तक चली इस ड्रामे को वो कहीं दूर बैठकर टीवी पर जरूर देखा होगा। अलविदा।